डियर कॉन्सेप्चुअल्स, हमारी गुफ्तगू हो रही थी साइटोकाइनेसिस पे, और हमने साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स का प्रोसेस किसी हद तक डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं कि इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस माइक्रोट्यूब्यूल्स के ज़रिए होती है, माइक्रोफिलामेंट्स के ज़रिए होती है, जो कि एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। एक दफ़ा हमें एक आध पॉइंट इसमें और मेंशन करना चाहिए। मसलन ये एक सेल की बाउंड्री है और यहाँ न्यूक्लियाई बने हैं, ये इसमें दो न्यूक्लियाई नए बने हैं, और सपोज ये एक इलोंगेट होने वाला सेल है जिसने अब टीलोफेज में इलोंगेट होना। यहाँ से इसके पोल्स थे और जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, और सेंट्रियोल यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पोल्स थे। तो इसका पोलर एक्सिस ये बनता है, ये इसका पोलर एक्सिस है, और इसका इक्वेटर ये इक्वेटर बनता है जहां इसके क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे, यानी ये इक्वेटोरियल प्लेट है। ये जगह इसका इक्वेटर है, यहां सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में लगे थे। मैंने आपको ये सफियर की एग्जांपल दी थी कि ये लगे। अब देखो, ये मेम्ब्रेन का अगर हम आधा सफियर उतार दें, ये मेम्ब्रेन का हिस्सा है इक्वेटर वाली जगह। सेल मेम्ब्रेन के इस हिस्से में, इस इक्वेटर वाली जगह पे यूं माइक्रोफिलामेंट्स का एक रिंग होता है। तो पूरे सेल में यूं चारों तरफ दायरे में वो माइक्रोफिलामेंट्स को सिग्नल जाता है एस्टर्स से, और एस्टर्स से आए हुए उस सिग्नल की वजह से ये माइक्रोफिलामेंट्स की एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन शुरू करती है, और यहां से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना शुरू होती है। और इस अमल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फरोइंग, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। ये पिचकना शुरू होगी मेम्ब्रेन, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें, 3 डायमेंशनल में ये देखें, मैं दिखा देता हूं, यूं है दायरा, ये सफियर है सेल, ये जहां मेरी फिंगर्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये जगह है इक्वेटर। अब ये दायरा यूं पिंच होगा, ऐसे चारों तरफ से पिंच होगा, और यूं आके मेम्ब्रेन फ्यूज होगी और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास यूं एक लेंथी बैलून हो, आप उसको सेंटर से पकड़ के यूं फोल्ड कर दें, तो वो फोल्ड जिस जगह से हो रहा है वो कंस्ट्रिक्शन, वो कंस्ट्रिक्टिंग रिंग है, वो यहां से इकट्ठे होंगे और मेम्ब्रेन की फ्यूजन की वजह से वो सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स का काम। सेल का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन कैसे रोल प्ले करता है सेल के डिवीजन में? साइटोस्केलेटन चैप्टर 4 में डिस्कस हुआ हमारा लास्ट ईयर। तो साइटोस्केलेटन जो सेंट्रियोल्स बनाता है, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स ही एस्टर्स बनाते हैं, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स ही स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स ही मेम्ब्रेन की कंस्ट्रिक्शन की वजह बनते हैं। साइटोकाइनेसिस करवाने वाली चीजें कौन है? वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, जो मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं। नाउ वी सी दिस साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल का केस डिफरेंट है। लेट अस सपोज कि ये एक डिवाइड होता हुआ प्लांट सेल है और ये इसकी सेल वॉल है, और इसमें अब डिवीजन का प्रोसेस हो चुका और ये इसके 2 न्यूक्लियाई बन गए, और ये इस सेल की एक कॉमन सेल मेम्ब्रेन है जो कि पेरेंटल सेल है अभी तक, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है लेकिन इसमें अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। सो ये ब्लैक कलर में सेल वॉल है, और ये जो
इस सेल की मेम्ब्रेन है। हमारी बुक में यूं लिखा हुआ है कि मेटाफेज के दौरान ये सेल कुछ वेजिकल्स बनाता है अपने गोल्जी बॉडीज की मदद से। ये डिवाइड होता हुआ सेल कुछ वेजिकल्स बनाता है अपने गोल्जी बॉडीज की मदद से। आमतौर पर वो वेजिकल्स, यानी हमारी बुक को छोड़ दें अगर, तो लिखा होता है कि वो सेल इंटरफेज में ही बनाना शुरू कर देते। यहां प्रॉब्लम क्या है, वो वेजिकल्स आके इसकी साइटोकाइनेसिस करवाएंगे। यहां प्रॉब्लम ये है कि लेट अस सपोज कि ये मेम्ब्रेन पिंच हो भी जाए उस पैटर्न पे जैसे एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है, यहां उस तरतीब से ये डिवीजन हो भी जाए तो सेल वॉल तो नहीं अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट हो सकती। सेल वॉल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पिचक सके और एक कंस्ट्रिक्शन फरो बना सके और दो डॉटर सेल्स के दरमियान में वॉल बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर एक चीज और आपने पढ़ी हुई है कि दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के दरमियान साइटोप्लाज्मिक लिंक्स भी होते हैं। उन्हें चैप्टर 14 में आपने पढ़ा, उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये सब कैसे बनेगा? चैप्टर 4 में आपने पढ़ा कि मिडल लैमेला होती है, फिर प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और मेम्ब्रेन उसके अंदर की तरफ सेल की तरफ रहती है। ये तमाम चीजें यहां डिस्कस होती है। कहते हैं जब कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो जाती है तो वो गोल्जी बॉडीज से बने हुए वेजिकल्स यहां सेल के इक्वेटर पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इक्वेटर की ये अहमियत भी है इस डिवीजन में भी और इस डिवीजन में भी। ये इक्वेटोरियल प्लेट पर वेजिकल्स, जो गोल्जी वेजिकल्स हैं, ये यहां ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं और सेल के दरमियान अब फिर ज़हन में रखा जाएगा कि ये भी सर्कल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये स्फीयर है। यूं है चौरस सेल या गोल सेल या जैसा भी, तो यूं काटा हमने और ये सेल का इक्वेटर है। ये पूरी एक प्लेट बन जाएगी इन वेजिकल से, इधर वाले पोर्शन और इधर वाले पोर्शन के दरमियान। ये कहलाती है फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट, इन वेजिकल्स से जो बन रही है। दिस इज फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमो फॉर फ्रेगमेंटेशन, प्लास्ट फॉर वॉल, यानी फ्रेगमेंटेशन करने वाली वॉल, डिवीजन कर देने वाली, हिस्से बना देने वाली वॉल, ये इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान बनेगी। इसके अंदर वो तमाम कंटेंट्स होंगे जो सेल वॉल बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब वो क्या चीज है? प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। सेलुलोज ग्लूकोज से बनता है, तो पता चला यहां ग्लूकोज होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन को जरा रिमाइंड करें तो क्या पढ़ा आपने? प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। वो उसके तमाम चीजों के प्रीकर्सर्स, खाम माल, इब्तदाई मटेरियल्स जो चाहिए वो सारे मटेरियल बनाने के लिए वो इन गोल्जी वेजिकल्स में पैक हुए हैं। और वो तमाम एंजाइम्स जिन्होंने उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिएक्शंस करके इस वॉल के कंपोनेंट्स, इस वॉल को कॉन्स्टिट्यूट करना है, वो तमाम एंजाइम्स भी इन्हीं वेजिकल्स में इसके साथ पैक हुए हैं। यानी सेल वॉल बनाने का इंतजाम भी सेल अपनी इंटरफेज या एम फेज हमारी बुक के मुताबिक उसमें करता है। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस ऐसे होती है। ये फ्रेगमोप्लास्ट, ये फ्रेगमेंटेशन करवाएगी, ये दो सेल के हिस्से बन जाएंगे, दरमियान में वॉल आ जाए। होगा क्या कि जब ये सारे वेजिकल्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगी और इनके मटेरियल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और यहां एक रिजिड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा जो बाद में मिडल लैमेला कहलाएगा और प्राइमरी वॉल कहलाएगा। अब अगर हम इनकी मिक्सिंग को देखें तो मिक्सिंग होने के बाद सिचुएशन क्या होगी? ये सारे के सारे मटेरियल्स जो इन वेजिकल्स के अंदर पैक्ड थे
वो सब निकल के यहां सेलुलोज वगैरह बन गए। ये सारे मटेरियल्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे और इन गोल्जी वेजिकल्स की, गोल्जी बॉडी से आए हुए इन वेजिकल्स की मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होकर इन दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन बन जाएंगी। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों की मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो इस तरह से होती है यहां साइटोकाइनेसिस। और एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर, अब देखो दोनों के दरमियान कॉमन वॉल बनी है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि इसके इर्द गिर्द ये सेल, अब बना ना सेल, इसकी अपनी मेम्ब्रेन और उसकी अपनी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के दरमियान यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कनेक्शंस आ जाते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जहां जहां वो होगी वहां वहां वॉल नहीं बनेगी और ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड भी हो जाएंगे। प्राइमरी वॉल ये सेल अपनी सिक्रीट कर लेगा इस तरफ और ये सेल अपने बाहर अपनी प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस कर लेगा इधर। तो हम ये भी आर्ग्यू करते आए पिछले साल कि सेल वॉल सेल प्रोडक्ट है, इसको सेल पैदा करता है, ना कि ये सेल का कोई इंटीग्रल बुनियादी हिस्सा है। फिर सेकेंडरी वॉल उसके बाहर बन जाएगी, अंदर की तरफ बन जाएगी, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ, तो वगैरह वगैरह। मेम्ब्रेन तक बुक ने लिखा है कि ये वेजिकल्स इकट्ठे होते हैं, उनमें वॉल बनाने के तमाम कंपोनेंट्स और एंजाइम्स होते हैं, वो रिएक्शंस वहां होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट में, सेल वॉल के मटेरियल बनते हैं और उन वेजिकल्स की मेम्ब्रेन्स फ्यूज होकर दोनों डॉटर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। एक दफा हम इस पूरे टॉपिक की जरा समरी कर दें, मैप बना दें, ताकि एक सीक्वेंस डेवलप हो जाए। जिन बच्चों ने सही से नहीं सुना हुआ या जिनके फोकस नहीं कर सके, उन लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं कि सेल साइकिल की दो टाइप्स हैं। एक टाइप एक डवियन माइटोसिस है। माइटोसिस की दो बड़ी फेजेज हैं, एक फेज इंटरफेज है, दूसरी एम फेज है। इंटरफेज की तीन बड़ी स्टेजेस हैं, G1, S, G2। एम फेज की दो बड़ी स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की चार बड़ी स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जब हम साइटोकाइनेसिस डिस्कस करते हैं तो उसमें पहले हम प्लांट सेल की, एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस बताते हैं और फिर हम प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस डिस्कस करते हैं। अब जो माइटोसिस से रिलेटेड अगले दो टॉपिक्स हैं वो हमारा टॉपिक रहेंगे आज भी और कल भी। पहली बात जो की गई है यहां वो है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस किस्म की सेल डिवीजन की। सो दिस इज लेबल्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो ऐसी सेल डिवीजन है जो लाइफ की बुनियाद है। यूं कहूं कि जिस सेल ने सबसे पहली दफा डिवीजन की होगी प्रॉपर सेल ने, प्रोकैरियोटिक सेल ने जब प्रॉपर डिवीजन की होगी, जब वहां हम उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, तो वो ऐसी ही डिवीजन थी। और जिस यूकैरियोटिक सेल ने सबसे पहली माइटोसिस डिवीजन की होगी वो माइटोसिस रही होगी। ये वो डिवीजन है जिसकी वजह से तब लाइफ आगे कंटिन्यू हुई जब सेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं थे। माइटोसिस की यही अहमियत है कि ये नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करती, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना कहां जरूरी होता है? ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम अगर अपनी बात करें या दूसरे
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो इन जानदारों में पहला सेल लाइफ का जाइगोट होता है और वो एक होता है, उसकी तादाद बढ़ाने का काम किसके जिम्मे है? माइटोसिस। माइटोसिस के जरिए हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, हमारे सेल्स की तादाद माइटोसिस की वजह से बढ़ती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए होती है। हीलिंग ऑफ वुंड्स माइटोसिस के जरिए होती है। रीजेनरेशन, किसी बॉडी पार्ट के लॉस के बाद उस बॉडी ऑर्गन का दोबारा बन जाना, रीजेनरेशन माइटोसिस के जरिए होती। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हीलिंग ऑफ वुंड्स, रीजेनरेशन, ये तमाम के तमाम इन्हें बोलते हैं गिफ्ट्स ऑफ माइटोसिस है। माइटोसिस की अलग अलग फॉर्म्स हैं, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, नए वर्ड्स नहीं है आपके लिए। प्रोकैरियोट्स में ये प्रॉपर माइटोसिस तो नहीं है, हम वहां उसे बाइनरी फिशन कहते हैं। डेवलपमेंट के दौरान जो माइटोसिस होती जाइगोट में, उसे हम क्लीवेज कहते हैं। फंजाई में जो माइटोसिस होती है उसे हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। ये सिमिलर प्रोसेसेस, इन सब का मकसद सेल्स की तादाद बढ़ाना। अब जरा इस माइटोसिस की एप्लीकेशन देखो, हम कैसे यूज करते हैं। क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर। क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर सारे का सारा बेस्ड इन माइटोसिस पर। हम जो जानदारों की क्लोनिंग करते हैं या हम प्लांट सेल्स की टिश्यूज लेकर उनको मीडिया के अंदर कल्चर करते हैं, ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस माइटोसिस के जरिए होते हैं। माइटोसिस में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इन प्रोसेसेस को, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर को हम फोकस करके बात करते हैं ना, तो एक चीज बड़ी वाज़ेह रहती है, वो ये है कि एक रैपिड डोमिनियन प्रोलिफरेशन, बड़ी तादाद में सेल्स को हासिल करना, वो इस डोमिनियन से पॉसिबल है। दूसरा, यहां वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो पेरेंटल सेल में होती हैं, हू बहू आइडेंटिकली किस में आ जाती? डॉटर सेल्स। किसी किस्म की चेंज यहां नहीं आती, जेनेटिक लेवल पर कोई वेरिएशंस, कोई यहां पर कोई यहां पर जो रीशफलिंग ऑफ जीन्स है, मिक्सिंग ऑफ डीएनए, कोई ऐसा फीचर नहीं। यानी आप किसी जानदार की करैक्टरिस्टिक्स की वजह से उसकी क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं और जल्दी बड़ी तादाद में उस जैसे सेल्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप माइटोसिस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां जैसा जितना डीएनए पेरेंटल सेल में होगा, वैसा उतना ही डीएनए डॉटर सेल में आएगा और बहुत तेजी से होगी ये डिवीजन। जैसा कि हमने पढ़ा, एक सेल यीस्ट का 30 मिनट्स में 2 सेल्स बन जाते हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन, इकोलाई की कंप्लीट मीडियम पर 20 मिनट्स में। तो आप करैक्टरिस्टिक्स को, उन जीन्स को जो आपने उस जानदार में इम्प्लांट किए, उनको बड़ी तेजी से प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हासिल कर सकते। खैर, इसके पॉइंट्स बना लेने, ये 5-6 पॉइंट्स बनेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, हर लाइन को अलग पॉइंट बना दें। अब है जो अगली डिस्कशन है, जो कि ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाएगी, वो है नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगर सेल्स में ये डिवीजन का अमल सही होता रहे तो टिश्यूज की ग्रोथ नॉर्मल होती, टिश्यू सही बनती, बॉडी के पार्ट सही बनते, उनकी शेप्स, उनके स्ट्रक्चर, साइजेस सब ठीक होता है। और अगर ये प्रोसेस एबनॉर्मल हो जाए तो माइटोसिस की एबनॉर्मेलिटीज में सबसे बड़ी एबनॉर्मेलिटी क्या है? लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइटोसिस, दैट इज कॉल्ड कैंसर, विच रिजल्ट्स इन ट्यूमर्स। बॉडी में गिल्टियां बनेगी, मासेज ऑफ अनवांटेड सेल्स बन जाएंगे जगह जगह, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बेसिस बनती हैं और बॉडी की सारी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती। ये कैंसर क्या है, ये मैलिग्नेंसी का अमल क्या है, इस पर कल के लेक्चर में डिस्कशन होगी। थैंक यू।